बिहार में नीतीश कुमार जी, उन पे एक टैग लगा हुआ है पलटू राम का। वो ठप्पा जो उन पर लगा है वो आज तक पूछा नहीं जा सकता। जहाँ तक नीतीश जी की इमेज है वो तो सब जानते हैं। वो समता पार्टी से उनका प्रवास शुरू हुआ जी, तब तब से हम उनको देखते हैं। बहुत जल्दी बाजी पलटने वाले इस टाइप के उनका एक व्यक्तित्व है। के बीच में एक बिहार में ना जंगल राज, गुंडा राज, ये सबसे जाना जाता था। दिन दहाड़े क्या होता था, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों तक के लिए बंधक बना लिया जाता था। आज वो थोड़ा कई पैमाने पे पूरा 100% खत्म हुआ है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर कई पैमाने पे वो मापदंड लोगों ने बदले हैं। जन स्वराज की तरफ से और तेजस्वी की दोनों की तरफ, बीजेपी को इन दोनों से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी से और जिस विकास की राजनीति का पाठ पूरे देश में लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो वो पीडीए के नारे के तहत ही समाजवादी ने इतना एक बहुमत पाया था। तो यूपी में परिस्थितियां क्या थी और आज क्या है, इसमें बहुत बड़ा रोल कैसे हमने किया है। आज योगी जी की भी सेकंड टर्म चल रही है। पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश रहने वाला उत्तर प्रदेश आज जो उत्तम प्रदेश की ओर जो जा रहा है जी। तो चुनाव में अगर जैसे देखा जाए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को दरकिनार करती है। अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार की भूमिका रखी थी, मुस्लिम और प्रमुख अल्पसंख्यक लोगों को इस पार्टी से दूर रखने का श्रेय सबसे ज्यादा कांग्रेस को जाता है। अल्पसंख्यक समाजों में भी ये विश्वास पैदा हो गया है कि ये भी पार्टी देश का सोचती है और देश में कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ऐसा कर फर्क नहीं कर सकते। आपने अटल जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम किया है। उनकी कौन कौन सी ऐसी बात जो आपको राजनीति में दिशा देती है? अटल जी ने सब स्टाफ को बुला के पूरन पोली का आस्वाद लिया और उसके बाद बोले खींचो जितने फोटो खींचने। तो ये अटल जी थे। ये अटल जी। इतना बड़ा व्यक्तित्व पर हमें ऐसा नहीं लगा कि इससे बड़े व्यक्तित्व के पास हम बैठे। अनौपचारिकता से प्रवास में भी उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार के अनुभव दिए, तो उस टाइम हमें लगता था कि हमें नेता पर हमारे गर्व है। ये आलोचक कहते हैं कि बीजेपी अब संगठन की पार्टी नहीं रही, बल्कि मोदी जी की चेहरे पर टिकी पार्टी बन गई है, क्योंकि वो हर समय कहीं ना कहीं एजेंडा मोदी जी पे ले जाते हैं। आलोचकों को तो कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहेगा, तो उसके पास हम ध्यान कम देते हैं। और पूरी देश की जनता ये जानती है इतना बड़ा विकास आज तक किसी भी कार्यकाल में नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी विद दीपक शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद अहम संगठनात्मक चेहरा, जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और कई राज्यों में बीजेपी को बहुत मजबूत किया है। वो पूर्व में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्याम जाजू जी की। जाजू जी का अनुभव, उनकी रणनीति और राजनीति की गहराई यहाँ आज की हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा। हम बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश की राजनीति, पीडीए के नैरेटिव और बीजेपी की संगठन की ताकत जैसे मुद्दों पर आज खुलकर बात करेंगे। तो जाजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत से, जैसे प्रारंभिक जीवन से ही बात करते हैं, राजनीतिक सफर और अनुभव से। आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे और बीजेपी संगठन से इतने गहरे स्तर पर आप कैसे जुड़े? मेरा भाग्य से जन्म संघ परिवार में हुआ जी। मेरे पिताजी 1948 में जी, जब संघ पर पाबंदी आई थी जी, उस समय सत्याग्रह करके जेल में थे जी। इमरजेंसी में हम दोनों 2 जेलों में थे जी जी। वो एक नासिक रोड कारागृह में थे, वो 19 महीना थे और मेरी एज 18 से कम थी, तो मुझे वो मिसा में नहीं रख पाए, तो मेरे गांव की जेल में मैं 4 महीने था। जी जी। तो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के कारण इस विचारधारा से हमारा संपर्क हुआ जी। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होने के बाद मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया जी। उसमें 8 साल तक पूर्णकालिक रहने का मुझे मौका मिला जी। मैं जब पूर्णकालिक था तब ही विद्यार्थी परिषद के माध्यम से गुवाहाटी में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसमें पूरे देश के लोगों का उसमें सहभागिता थी। और उसका कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये 1983। ओके। जब मुंबई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी करके हमने स्लोगन चल रहा था। हाँ जी, जी। इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ गुवाहाटी में जजेस फील्ड पर, उसका भी नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला जी। दिल्ली का मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री भी रहा जी। और
राजनीतिक शुरुआत मेरी 88 से शुरू हुई। 88 से जी। तो आपको बीजेपी का मास्टर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि आज भी चुनाव जीतने में सबसे बड़ा हथियार संगठन ही है? ये सही बात है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की जो राजनीति रही है जी ये कार्यकर्ता बेस रही है। जी स्वयंसेवकों के आधार पर ये सब संगठन खड़े हुए हैं। जी इस संगठन के पास, संघ की विचारधारा के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश के बड़े उद्योगपति, जी। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े विचारवंत ऐसे लोग कभी नहीं थे। सामान्य आदमी का संगठन बनकर जो ये सब विचारधारा खड़ी हुई है और जिन्होंने इस विचारधारा का पूरा आज जो गौरव हो रहा है, इसका सब बेसिक वर्क, फाउंडेशन वर्क जिन्होंने किया होगा, तो वो सब ये सामान्य जनता है, सामान्य आदमी है। उनके बलबूते पर इस विचारधारा को जो रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय ये कार्यकर्ताओं को ही मैं देता हूँ। बहुत बड़ी बात कही है आपने। जिस तरीके से संगठन के लिए आपने एक संगठन के एक मन में वो रहता है कि कार्यकर्ता का मनोबल क्या होता है, अपने बड़े नेताओं के ही अभाव उनके शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे संगठन और सरकार दो इस समय, क्योंकि जहां तक देखा जाए जैसे डबल इंजन बोला जाता है, तो डबल इंजन की सरकारें आपकी अधिकतर हर राज्य में हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। तो संगठन और केंद्र में अगर देखा जाए, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां आज भी अब लोग यानी कि डबल इंजन सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो शुरुआत, क्योंकि इस समय सबसे करंट में देखा जाए मुद्दा जो है वो बिहार चुनाव का है, तो बिहार में चुनावी माहौल इस समय गर्म है। बीजेपी किस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है? बिहार ये ऐसा स्टेट है जी, देश का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अलर्ट कोई स्टेट होगा तो वो बिहार है। जी, बिहार का छोटा आदमी, जी, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला भी आदमी हो जी, या वहां का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वहां का प्रतिष्ठित नागरिक हो, जी, सब लोग पॉलिटिकली जिस प्रकार से अलर्ट रहते हैं, देश के किसी हिस्से में इतने अलर्टनेस मैंने नहीं देखी। तो स्वाभाविक रूप से बिहार के चुनाव का अपना एक विशेष महत्व है। जी, इसके पहले भी देश के राजनीति में बिहार प्रदेश ने और बिहार के नेतृत्व ने जो रोल अदा किया, जो जयप्रकाश नारायण जी से भी, उसके पहले राजेंद्र प्रसाद जी भी थे देश के राष्ट्रपति, तो मुझे लगता है कि बिहार की एक विशेष भूमिका है और बिहार के लोग जानते हैं। आज देश में बिहार का आदमी नहीं है ऐसा एक भी स्टेट नहीं है। जी, बिहार के रोजगारी के निमित्त से हो, कुछ भी निमित्त से हो, वो जो आदमी बाहर जाता है वो बिहार का अपना एक विशेषता साथ में लेकर जाता है। तो बिहार जैसे स्टेट में आज सबसे प्रमुख मुद्दा चुनाव का अगर कुछ है तो ऐसा स्टेट जो आज पिछड़ा हुआ लग रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली संख्या ज्यादा है, रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इसका कारण बिहार की जनता ने जिन सरकारों पर यह दायित्व दिया था, वो राज्य सरकारें फेल हुई। उन्होंने अपनी छोटी राजनीति, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, करप्शन और बिहार के विकास की ओर उनका ध्यान नहीं था। तो ये बिहार की जनता के ध्यान में आ रहा है। और हमारी जो डबल इंजन की सरकार आप जो बात कर रहे हैं, उसका क्या है? डबल इंजन की सरकार मतलब विकास की ओर ले जाने के लिए केंद्र सरकार का उनको आधार है। और जब जहां जहां जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां विकास कितने गति से हुआ ये लोग देख रहे हैं। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि निश्चित रूप से बिहार में भी डबल इंजन की सरकार आती रही है, गठबंधन की सरकार वहां बनती है और बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है। तो बिहार में भी आमूलाग्र परिवर्तन करना होगा, तो इसी प्रकार की सरकार की वहां आवश्यकता है। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि रीज़न सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में आपका बिहार सरकार के साथ इस समय गठबंधन है, यानी नीतीश बाबू के साथ में आपका गठबंधन है। जैसे कि लगातार वहाँ पे एक दो बड़ी पार्टियां, जैसे नीतीश कुमार का चेहरा है सबसे बड़ा माना जाता है, उसके बाद आरजेडी के चेहरे में, अगर लालू के चेहरों में इस समय देखा जाए तो यंग में यानी कि युवाओं के चेहरों में तेजस्वी के लिए लेके एक अलग ही धार रहती है। जैसे यूपी में अखिलेश की एक अलग धार रहती है, बिहार में तेजस्वी की एक अलग धार रहती है। वहाँ पे क्या है कि नीतीश और तेजस्वी भी पहले एक साथ थे, दोनों का गठबंधन था, बाद में समीकरण होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा बिहार में सबसे बड़ी राजनीति में जिसका नाम है नीतीश कुमार जी, उन पे एक टैग लगा हुआ है पलटू राम का। और वो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी उस चीज़ के लिए पूरी तरीके, क्योंकि दोनों एक ही साथ थे पहले, अब अचानक लगातार वो अपने चाचा पे बार करते हैं, क्योंकि चाचा बोलते हैं नीतीश कुमार के लिए। तो तेजस्वी यादव इस समय बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या ये बीजेपी के लिए असली चुनौती वहां हो सकती है? जिन पार्टियों ने वहां पर इतने साल तक राज किया, उनके समय की समस्याओं का जवाब तो वो निकाल नहीं पाए। करप्शन के कारण उनके प्रमुख नेताओं को जेल में जाना पड़ा और ये सब ठप्पा जो उन पर लगा है वो आज तक पूछा नहीं जा सकता।
इसलिए लोगों के मन में ये पक्का है, वहां गुंडागर्दी का राज था, थोड़ा किसी के पास ज्यादा पैसा आया तो वो बिहार छोड़ने के लिए मजबूर होता था। ये सब स्थितियां बदलने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार को जाता है। जहां तक नीतीश जी की इमेज है वो तो सब जानते हैं, वो समता पार्टी से उनका प्रवास शुरू हुआ, तब से हम उनको देखते हैं, बहुत जल्दी बाजी पलटने वाले इस टाइप के उनका एक व्यक्तित्व है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव के आधार पर भी उन्होंने भी यही देखा है, अगर सचमुच में बिहार का विकास होना होगा तो केंद्र के साथ चलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जैसे दृष्टि वाले नेता जिनको विजन है, ऐसे विजनरी नेता के साथ रहने से ही बिहार का विकास होगा। और नीतीश जी के भी मन में जो कल्पना है उनको एग्जीक्यूट करनी होगी, तो भाजपा का साथ वो छोड़ नहीं सकते। बीच में थोड़ी टाइम छोड़ के भी उन्होंने अनुभव भी कर लिया, तो उनके ध्यान में आया बिहार को स्टेबिलिटी की आवश्यकता है और स्टेबिलिटी इसी गठबंधन के माध्यम से आ सकती है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की। बीच में एक बिहार में ना जंगल राज, गुंडा राज, ये सबसे जाना जाता था, और ये सरकार सब जानते हैं कि लालू की राज में दिन दहाड़े क्या होता था, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों तक के लिए बंधक बना लिया जाता था। यानी डीएम कलेक्टर से भी सुनने में आता है, बहुत सारी स्टोरियाँ, आर्टिकल ऐसे छपे हुए हैं जिनमें मैंने पढ़ा है कि पहले कलेक्टर से तक फिरौती मांग ली जाती थी, यानी कि उनके क्षेत्र राज्यों में। अब कहीं ना कहीं जाके, जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में सरकार है, तो भले ही राज्य में सरकार, अगर पहली बात तो आपका गठबंधन है, नहीं भी हो तो केंद्र की इतनी दृष्टि रहती है कि इस तरीके का जंगल राज, गुंडा राज जो है अब वो बहुत लेवल पे कम है। तो इसी समीकरण के साथ आगे बढ़ते हुए बिहार में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं। क्या बीजेपी का विकास और राष्ट्रवाद का नैरेटिव इन समीकरणों पर भारी पड़े? क्योंकि वहां पे जातिवाद बहुत ज्यादा चलता है। जैसे जनसुराज के इस समय पे प्रशांत किशोर हैं, पहले वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार, चुनाव किंग मेकर वो अपने आप को बोलते थे, बहुत सारे उन्होंने अपने आप में क्रेडिट भी लिए हैं कि हमने इनको बनाया, हमने। तो आप क्या जनसुराज की तरफ से और तेजस्वी की, दोनों की तरफ से बीजेपी को इन दोनों से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? केवल जाति आधारित राजनीति का अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा आउटडेटेड काम हो गया है। जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी से और जिस विकास की राजनीति का पाठ पूरे देश में लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे, प्रमोट भी कर रहे, आगे भी बढ़ा रहे। एक समय ऐसा था कि केवल जातीयता ये ही गणित माना जाता था राजनीति में। आज वो थोड़ा कई पैमाने पे, पूरा 100% खत्म हुआ ऐसा मैं नहीं कहूंगा, पर कई पैमाने पे वो मापदंड लोगों ने बदले हैं। लोग अब नए प्रकार से सोचने लगे हैं। नई जनरेशन को तो विकास की दृष्टि, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कितना रोजगार बढ़ा है, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, गरीबी रेखा के नीचे के ऊपर कितने लोग ऊपर आए हैं, पलायन कितना रुका है, ये सब बातें लोग सोच रहे हैं। सोचने वाला, समझने वाला, सीखने वाला, पढ़ने वाला आदमी अब ये बोलने लगा है, टॉकेटिव होने लगा है। एक समय ऐसा था कि दहशत ऐसी थी, बिहार में क्या, यूपी में क्या, कि लोग बोल तक नहीं सकते थे। आज वो परिवर्तन आया है और मुझे ऐसा लगता है कि केवल कास्ट आधारित राजनीति अब खत्म हुई है, लोग विकास के सोच रहे हैं। और उस पैमाने पे अगर देखेंगे तो हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की गठबंधन की सरकार कई गुना आगे है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन एक बात आपने कास्टिज्म को लेके कहा था, क्योंकि कास्टिज्म को लेके बोला कि कास्ट से आगे बढ़ के लोग अब बढ़ चुके हैं आगे। लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि जैसे टिकट का बंटवारा हो, कोई भी चीज़ बंटवारा हो, उस क्षेत्र में ये देखा जाता है कि कौन सी कास्टिज्म का ज़्यादा है, उसी हिसाब से जो कैंडिडेट होते हैं उनका चयन होता है। लेकिन आपने बीच में यूपी का भी जिक्र छेड़ा है, तो हम बिहार का चुनाव, क्योंकि करंट का मुद्दा है, तो बिहार पे हम हटके हम यूपी की तरफ आते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जो एक जनाधार है वो देखा जाए तो सेकेंड टाइम सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी अपोजिट यानी कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव भी रखने वाली है, क्योंकि शुरू से राजनीतिक में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जड़ें यहाँ पे मजबूत रही हैं। लेकिन चुनाव हटने के बाद में केंद्र में सरकार है, ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है। अचानक बीएसपी नहीं, कांग्रेस के साथ पहले उन्होंने पैच किया, अब कांग्रेस के साथ हटने के बाद उनकी जो सीट है, संख्या बल है, यानी कि पार्लियामेंट में, वो बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत ज़्यादा हुआ था एक नारे के साथ जिसको उन्होंने बनाया था पीडीए। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक उन्होंने एक वो बनाया और पीडीए का नारा दिया। क्योंकि ये जाति बात जैसे आपने कही, तो मुझे इस मुद्दे पे आना यूँ पड़ा क्योंकि मैं बिहार से उठ के यूपी में एकदम यूँ आ गया, क्योंकि जातिगत से उठ चुके हैं। तो वो पीडीए के नारे के तहत ही समाजवादी ने इतना एक बहुमत पाया था, जो आप बीजेपी भी जानती है, संगठन भी जानते हैं और लोगों का भी मानना है।
अब आप ये पीडीए के, जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए का एक नैरेटिव है, अखिलेश ने खड़ा किया है, बीजेपी को इससे काउंटर कैसे करेगी? मतलब इसमें आपकी क्या रणनीति है, मतलब संगठन के हिसाब से, क्योंकि आप पे संगठन अनुभव बहुत ज़्यादा है, आपने कई स्टेट के प्रभारी रहे हैं, तो यूपी को आप, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर बैठते हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और पीडीए इस समय सबसे ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा चैलेंजिंग यूपी के लिए बनता चला जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? संयोग से बीजेपी हेडक्वार्टर का 12 साल हेडक्वार्टर इंचार्ज रहने के कारण जी जी, पूरे देश के लोगों का मुझे संबंध आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूपी में परिस्थितियां क्या थी और आज क्या है, जी इसमें बहुत बड़ा रोल कैसे हमने किया है। जी, आज योगी जी की भी सेकंड टर्म चल रही है। बिल्कुल। इस सब सरकार की उपलब्धियां अगर देखेंगे तो यूपी का भी आदमी पुरानी, उन्होंने मायावती की भी सरकार देखी है, मुलायम सिंह की भी सरकार देखी है, और पुराने जमाने की कांग्रेस की भी सरकारें देखी है। एक एक पार्टी कैसे खत्म होते गई, इसका इतिहास भी यूपी ने पूरे देश को दिखाया है। पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश रहने वाला उत्तर प्रदेश आज जो उत्तम प्रदेश की ओर जो जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि केंद्र की मदद और वहाँ के लोकल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोल, ये दोनों बातों को मेलजोल कर कर यूपी को भी बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन की ओर ले जाने का काम हमने किया। वहाँ फिर धार्मिकता, आध्यात्मिकता का तीर्थाटन हो, अभी हुआ जो मेला है, जो प्रयाग का कुंभ मेला, पूरा विश्व का इंटरनेशनल इवेंट बनाने का काम, और उससे कितने बड़े इकोनॉमी पर फायदा हुआ है। इस देश की आत्मा आध्यात्मिक है, पवित्रता है, उसको व्यावहारिकता में लाकर जिस प्रकार से हमने परिवर्तित किया है। फिर उज्जैन का महाकालेश्वर का कॉरिडोर का विषय हो, अब ये वृंदावन का भी शुरू हो रहा है, तो ये सब बातें, अयोध्या का राम मंदिर आज विश्व का सबसे ज्यादा तीर्थाटन करने वाला लोगों का आकर्षण केंद्र बना है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब बड़ी बड़ी बातें भी लोगों के ध्यान में आ रही है। यूपी में एसएमई का उद्योग इतने बढ़ रहे हैं, नए लोगों को मुद्रा बैंक लोन योजना के माध्यम से सबसे ज्यादा किसी प्रदेश ने फायदा लिया है तो वो उत्तर प्रदेश है। लोग अपने बलबूते पर खड़े हो रहे हैं, और केवल वो खड़े नहीं हो रहे, लोगों को रोजगार दे रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश के भी लोग जो बाहर काम के लिए जाते थे वो आज जाने को तैयार नहीं है, वो अपने गांव में रोजगार चाहते हैं और रोजगार उनको मिल रहा है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि ये तो हम भी देखते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, नोएडा बेस्ड हूँ, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को हमने बड़ा, मतलब कहते हैं डीप से जाना है, और देख भी रहे हैं लगातार, क्योंकि सेकेंड टर्म ऑफ हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ का समय मतलब चल रहा है, और बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर को जिस समय बोला जाता था, आज हम कानून में कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ फील करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात ग्रोथ और सब चीज़ें थी, तो फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बनने के बाद सेकेंड, और जब से जो अपना पार्लियामेंट का चुनाव आता है, मेरा सिर्फ मुद्दा पीडीए पे था। सेकेंड, अगर ग्रोथ सबकी बढ़िया थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा था, तो अचानक एक ऐसा पीडीए का क्या नैरेटिव सेट होता है कि आपकी पार्लियामेंट में सीट जो होती हैं, यानी कि अखिलेश यादव की, वो 36 आ जाती हैं। अगर मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो सीएम यानी कि बन चुकी, यानी कि फुल बहुमत से सरकार बन चुकी थी, वोट के परसेंटेज में देखा जाए। मैं उस चीज में जानना चाह रहा हूं कि एक्चुअल एकदम अचानक पीडीए का फॉर्मूला वो फिट करते हैं, क्योंकि जातिगत आपने बात करी थी, तो यूपी में कहीं ना कहीं या बिहार, हर जगह पे एक जाति का फॉर्मूला, वो बात में कोई डाउट नहीं है, सबको पता है ग्रोथ बढ़िया है, सबको पता है रोजगार मिल रहा है, सबको पता है कानून बढ़िया है। फिर ऐसा क्या हो गया कि पीडीए का फॉर्मूला फिट करके अखिलेश यादव इतनी सारी सीटें निकाल के ले गए? राजनीति में हर चुनाव का अपना एक अलग गणित रहता है जी, इसलिए एक ही पैमाने पे सबका परसेप्शन तय करना ये ठीक बात नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा और बीजेपी की प्योर वहां पे सरकार बनेगी, सरकार टिकेगी, सरकार चलेगी, और इस प्रकार का एक आदर्श मॉडल के रूप में पूरे देश में जिनकी चर्चा होती है वो योगी जी की सरकार है। जहां तक उत्तर प्रदेश के लोकसभा का चुनाव है उसके बारे में तो पार्टी भी सोच रही है। तो उस तात्कालिक कुछ घटनाएं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड रखना, इन सब बातों का परिणाम होता है। हमारा, मैं शुरू में ही कहा, हमारा सबसे बड़ी अगर एसेट कोई होगी जिसका हम उल्लेख करते हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का संच हमारे पास है। वो कार्यकर्ता थोड़ा एक्टिविटी उसकी कम होने से तुरंत क्या असर होता है ये हमने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जातीय समीकरण अपनी जगह पर है, हमने जो विकास की राजनीति का अपने हाथ में संकल्प लिया है और वही एजेंडा लेकर हम आगे चल रहे हैं, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को भी इसका एहसास है। मतलब आपने मान लिया, आपने अपने शब्दों में कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट,
ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि हम तो भैया हर जगह हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो कार्यकर्ताओं का जो एक जोश मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं की, मुझे जो लगता है यूपी के अंदर बहुत लोग सवाल उठाते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। कार्यकर्ताओं को यही कारण था कि कार्यकर्ताओं डाउन होने के कारण कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेतृत्व ने भी जाना और इस चीज़ पे शायद गंभीर चर्चा भी हुई थी कि जो कहते हैं सरकार वर्सेस संगठन, सरकार वर्सेस अगर संगठन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सबसे बड़ा सबक था कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना, कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं जानना और उनकी समस्याओं का न सुनने का कारण था कि ये पीडीए का फार्मूला उन्होंने जो एक नारा दिया और वो उस पर जाके फिट बैठ गया, क्योंकि रीजन कार्यकर्ता एक्टिव नहीं हुए। ये सबसे बड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं मेरी थोड़ी असहमति इसमें जताता हूँ। जी जी बिल्कुल। केवल कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना ये विषय नहीं है। पार्टी जब बड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से पहले जैसे स्थितियां रहती है उसमें परिवर्तन आता है। जी। इसके पहले भी एक बार 2004 में जब अटल जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था, वो तो शाइनिंग इंडिया के नाम से हमने चुनाव लड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस में हम थे और उसका सबक हमने सीखा। उसकी बहुत बड़ी कीमत इस देश को भी चुकानी पड़ी। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। तो वैसे ही इस बार भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि जीतना तो हमें ही है, हमने इतना अच्छा काम किया है, मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारा नेता काम कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को लगा कि हमें अब तो वोट देंगे ही लोग। पर ऐसा है, जनता की डिमांड रहती है। जनता के बीच में जाने वाले कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी का प्रवास इतना दूर तक खींचकर लाया है, उनको सक्रिय रहना ही पड़ेगा। यह हमारी विशेषता है। वही हम खो बैठेंगे, जनता में उतनी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो केवल जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर हम रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते। जहां तक कार्यकर्ताओं के सवाल है, कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा कोई पार्टी में होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम उनके बलबूते खड़े हुए। हमारी लीडरशिप भी आप देखोगे पूरे देश में, तो ऐसे ऐसे सामान्य घरों के नेता आकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको कोई पार्श्वभूमि नहीं थी, जिनके घरों में इस प्रकार के राजनीतिक समीकरण नहीं थे, ऐसे कोई परंपरा नहीं थी, वारिस नहीं था, तो भी ऐसे लोगों को भी जनता के बीच लाकर हमने जो नेतृत्व खड़ा किया है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे पार्टी की है, जो कार्यकर्ताओं में से ही खड़ी हुई है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। आपने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, वो आज नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है जिन्होंने पार्टियों के लिए अपना समर्पण दे दिया, पार्टी के हित में काम करते करते उन्होंने अपना जीवन दे दिया, उनको कुछ नहीं मिला और उठा के बाहर किसी व्यक्ति को और केंद्रीय नेतृत्व तक मतलब केंद्रीय नेतृत्व ऐसा क्या देखा कि उसको पहुंचा दिया, और जो उसका कार्यकर्ता तन मन धन लगातार समर्पित बीजेपी को किया, उसको वो नहीं मिला। तो एक पार्सलिटी नहीं है ये क्या बीजेपी की? एक तो आज देश के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। जी। जिन लोगों को अपनी विचारधारा छोड़ के कोई फ्यूचर दिखता है, वो इस पार्टी में दिखता है। जी। तो सबसे ज्यादा दूसरी पार्टियां छोड़कर आने वालों की संख्या आज भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस पार्टी का फ्यूचर है, इसकी लीडरशिप है, इनके पास प्रोग्राम है और ये देश के लिए सोचते हैं। इन्होंने देश की सोच में भी आमूलाग्र परिवर्तन कर दिया है। नई जनरेशन भी, पढ़े लिखे लोग जो राजनीति की ओर देखते नहीं थे या अच्छी नजर से नहीं देखते थे, वो भी लगता है कि नहीं, हमारा भी फ्यूचर इस पार्टी में है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे आने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। वो राजनीतिक पार्टी का दरवाजा कोई किसी के लिए बंद नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक रूप से कई पुराने लोगों के मन में ऐसी कुंठा आ जाती है कि अरे ये कल से आया हुआ, परसों आया हुआ आदमी आज हमारे आगे जा रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं होगी जब तक लोग नहीं आएंगे, और लोग आए तो उनको एब्सॉर्ब करने की भी ताकत हमारे में रहनी चाहिए। तो सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारा मंत्र है। तो फिर हाँ, थोड़ा बहुत पुराने लोगों के मन में ऐसी कुंठा, निराशा आ सकती है, पर वो सही नहीं है। ये पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की चिंता होती है वो दूसरी कोई पार्टी में हो नहीं सकती। नहीं, बहुत बढ़िया बात है आपने कही, क्योंकि आपने कई राज्यों के अपने प्रभारी रहे हैं। तो प्रभारी का इंचार्ज जो होता है ना चुनाव के समय पर, वो सबसे बड़ा पद माना जाता है। स्टेट इंचार्ज होता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो उसकी लीडरशिप में ही होते हैं चुनाव वो। तो उत्तर प्रदेश की, क्यों मैं बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र यूं कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है। पूरे हमारी जो एक चाबी बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है जब भी कोई केंद्र पे आसीन होता है। तो चुनाव में अगर जैसे देखा जाए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को दरकिनार करती है। अल्पसंख्यकों का मतलब जिन्होंने PDA, ए का मतलब मैं अल्पसंख्यक कर रहा हूँ, यानी ए की बात कर रहा हूँ।
तो अब बीजेपी ए तक पहुंचने के लिए क्या कोशिश कर रही है? आजादी के बाद जी दुर्दैव से इस देश में अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जी अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार की भूमिका रखी थी, आज तक उन्होंने इस विचारधारा पर जिस प्रकार के प्रहार किए, जी मुस्लिम और प्रमुख अल्पसंख्यक लोगों को इस पार्टी से दूर रखने का श्रेय जी। सबसे ज्यादा कांग्रेस को जाता है। जी अपनी ये वोट बैंक के रूप में उन्होंने देखा, जी। इस समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, जी। पर ये वोट बैंक हमारी परमानेंट रहे, इसलिए उनके मन में डर और दहशत इस विचारधारा का रहे कि ये लोग आएंगे तो आप पर अन्याय होगा, जी। इसलिए आपके लिए इस पार्टी के दरवाजे बंद है। मुझे लगा कि इसमें सबसे बड़ी खोट, और जिसमें हम भी कम पड़े, कि उन लोगों में विश्वास जताना कि जब हम भी सत्ता में आएंगे तो हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये देश डेमोक्रेसी का देश है, तो आप पर भी अन्याय नहीं होगा। जो जो सरकारी स्कीमें हैं उतने आप ही उसके लाभार्थी हो सकते हैं। ये अभी जब मौका मिला तो हमने करके दिखाया, हमने प्रूव किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज धीरे धीरे अल्पसंख्यक समाजों में भी ये विश्वास पैदा हो गया है कि ये भी पार्टी देश का सोचती है, और देश में कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ऐसा कर फर्क नहीं कर सकते। पूरे समाज का जब तक विकास नहीं होगा तो देश की तरक्की नहीं होगी। समाज के कोई एक तबके को पीछे रखेंगे और बाकी देश आगे जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन समाजों में भी विचार करने वाले पढ़े लिखे लोग आज नई दृष्टि से सोचने लगे हैं और अपने समाज में जागृति फैला रहे। आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ही मैं डिस्कस कर रहा था। जैसे इस समय सभी स्टेट के जब चुनाव हुआ था तो चुनाव होने के बाद में समीक्षा की गई थी। समीक्षा के बाद जाहिर सी बात है संगठन का चेंजेस होता है, तो संगठन में अभी तक लगातार विपक्ष भी कभी कभी सवाल उठा देती है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। इधर और मतलब अदर जैसे स्टेटों में देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, लेकिन सबका एक इंतजार क्योंकि बड़ा सूबा है। थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपको, आप बड़ा बीजेपी के अंदर तक रहते हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा पद है, बड़ा कद है, कुछ ऐसा बताइए कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर कब नया मिलने वाला है या यही कंटिन्यू करेंगे? एक तो दो कारण होते हैं। जी जी। एक तो उस लायक आदमी ना मिलना, दूसरा उस लायक बहुत ज्यादा लोग उपलब्ध रहना। तो पार्टी जैसे जैसे बड़ी है तो हमारे पास भी इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ी है, उस प्रकार की एलिजिबिलिटी के लोग बढ़े हैं, और इतने बड़े पार्टी में निर्णय प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे पार्टी संविधान के आधार पे चलनी है, और वो उसकी ज्यादा चिंता सबसे ज्यादा करने वाले हम लोग हैं। तो पार्टी के अंदरूनी चुनाव भी समय पर होते हैं, नेतृत्व भी होता है। कई बार कुछ अभी जैसे अभी बीच में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आ गया, उसके पहले एक देश एक चुनाव, ऐसे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी का एजेंडा आने के बाद कोई पार्टी का घर का एजेंडा थोड़ा पीछे जाता है। पर मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये केडर पार्टी है। कोई नेता उस कुर्सी पे बैठे या नहीं बैठे, इस पर पार्टी के परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी आज भी उतनी ही सक्रिय है जैसे पार्टी रहती है, इसलिए ये केडर पार्टी का एक विशेषता बात है। इसलिए इस पार्टी का हम तमिलनाडु के जन कृष्णमूर्ति जी को लाकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो पार्टी चलती है। इस पार्टी का ऐसे कोई नहीं, ये केडर पार्टी की विशेषता है, और वो केवल आज हम बचे हैं इस देश में जिनके पास इस प्रकार का कार्यकर्ताओं का संच है। इसलिए ये जो समस्या आप बता रहे, ये मीडिया में इसकी चर्चा है, लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे लिए वो कोई समस्या नहीं है। जिस भी दिन निर्णय हो जाएगा लोग काम करने लग जाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि एक्चुअली जैसे आपने कहा, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना हर किसी के पास। हमारे पास में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के फ़ोन आते हैं, लोगों के आते हैं, अरे यार कुछ पता करो क्या चल रहा है, कब प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव एक पुराना जो निपटा उसमें बहुत सारी बीजेपी की कम सीटें आई थी। तो रीज़न क्या होता है कि समीक्षा के दौरान पे चेंजेस किए जाते हैं, तो लोगों की एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। खैर इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं आपके उसमें, क्योंकि रीज़न है आपने जैसे जिक्र अटल जी का भी किया था, आपने अटल जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम किया है। उनकी कौन कौन सी ऐसी बात जो आपको राजनीति में दिशा देती है, और कुछ ऐसा बताइए जो जैसे अटल जी से कुछ जुड़ा मुद्दा हो या कोई अरुण जेटली से जुड़ा मुद्दा हो जिसको कोई नहीं जानता हो, सिर्फ श्याम जाजू जी जानते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ पर्सनल काम किया है। कुछ एक अलग जो लोग जनता सुनना चाहती है, यानी कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो, और उसके साथ साथ आपकी ही पार्टी से जुड़े हुए जब ये वायरल होगी खबर तो वो सुनना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज थी जो आप बोलना चाहते हैं जो किसी को नहीं पता। तो कुछ ऐसी बात बताइए। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे जी,
पार्लियामेंट्री मीटिंग के कारण बार बार उनका कार्यालय में आना होता था। जी जी। और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एज ए हेडक्वार्टर इंचार्ज उनको रिसीव करने के लिए, उनको विदाई देने के लिए उस टाइम हम उनके गाड़ी को रिसीव करने जाते थे। जी जी। एक बार आप उस समय किस पद पे थे? मैं तब हेडक्वार्टर इंचार्ज था, बीजेपी हेडक्वार्टर इंचार्ज। तो एक बार हमारे उस टाइम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपटे जी के साथ मैं जब अटल जी के घर जाने लगा, तो आपटे जी ने मुझे कहा कि आपको तो अटल जी जानते हैं। बोला हाँ जानते हैं, पर कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो आप मेरा परिचय करा देना जी। आपटे जी ने उनको धीरे से परिचय करा दिया, श्याम जाजू। अब अटल जी जैसा इतना बड़ा व्यक्तित्व, वो कितनी मान हिलाएंगे। धीरे से उन्होंने ये ऐसा किया। आपटे जी को लगा कि उनके ध्यान में नहीं आया, उन्होंने वापस जोर से कहा श्याम जाजू अपने हेडक्वार्टर इंचार्ज है जी। अटल जी को कहना था भाई मैं जानता हूं, तो वो उन्होंने जिस प्रकार से स्पॉन्टेनियस जोक करके उन्होंने जैसे व्यक्त किया, ये उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा भाई 11 अशोक रोड पर तो वो ही घुसने देते हैं जी। अब अटल जी जैसे नेता को अंदर घुसने देना, या मेरे पोस्ट को बढ़ा के उन्होंने जिस ह्यूमरस वे से इसको लिया जी। या एक बार मुझे याद है, मैंने दिवाली के बाद उनके घर पे फोन किया। आज के जो रेलवे मिनिस्टर है जी, अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी जी तब उनके पीए हुआ करते थे जी। तो मैंने अश्विनी जी को फोन किया कि मैं सब परिवार मिलने आना चाहता हूं, तो मुझे समय दो। बोले, उन्होंने अटल जी को कहा, अटल जी ने बोला बात करो। बोले भाई क्या है? मैंने कहा कि आपका दर्शन करने आना है। बोले हो गया दर्शन मार्गदर्शन, आगे बताओ। मतलब नहीं, दिवाली के बाद बुजुर्गों को नमस्ते कर कर हमारा नया साल शुरू होता है। हमारे बुजुर्ग तो आप ही है, तो हमारे पास आपके पास आना है। अच्छा, अटल जी ने कहा क्या लाओगे? तो मुझे लगा कि अटल जी के लिए मैं क्या लेके जाऊंगा जी, जी। तो मैं चुप रहा एक सेकंड, और मेरे मन में आया कि मुझे फोटो खींचने थे। बोला फोटोग्राफर लेके आएंगे। अरे वो तो आपका हुआ, मेरे लिए क्या लाओगे? और एक सेकंड में उन्होंने कहा पूरन पोली लेके आना। महाराष्ट्र का जो मिष्ठान उनके बहुत रुचि का पदार्थ था, उन्होंने कहा पूरन पोली लेके आना। दूसरे दिन हम पूरन पोली बनाकर सब परिवार वहां गए। अटल जी ने सब स्टाफ को बुला के पूरन पोली का आस्वाद लिया, और उसके बाद बोले खींचो जितने फोटो खींचने हैं। तो ये अटल जी थे। इतना बड़ा व्यक्तित्व पर हमें ऐसा नहीं लगा कि इससे बड़े व्यक्तित्व के पास हम बैठे। अनौपचारिकता से प्रवास में भी उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार के अनुभव दिए, तो उस टाइम हमें लगता था कि हमें नेता पर हमारे गर्व है, क्योंकि ऐसे नेताओं का भंडार हमारे पास था। जैसे आपने अटल जी की, क्योंकि अटल जी का नाम, अटल जी की लीडरशिप, अटल जी जैसा नेता शायद अब कोई भविष्य में होगा, ये सब जानते हैं। अटल जी का एक अपना औरा था, अटल जी की एक अपना सम्मान, यानी विपक्ष के नेताओं में भी अटल जी का सम्मान जो था वो बहुत बड़ा कद था। विपक्ष में भी कोई बात होती थी तो पार्टी विपक्ष के नेता, यानी एक अटल जी एक ऐसे नेता थे, जब जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे तो यूएन के अंदर अटल जी को ही यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि अटल जी की अपनी खुद की कार्यशैली बहुत अच्छा था, मतलब आपसी बड़ा अच्छे तालमेल हुआ करते थे। बट फिलहाल में अब सरकार है, आपने जैसे एक पर्सनल टच दिया, पर्सनल बात करी, अटल जी को याद किया, अटल जी की, क्योंकि ये चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया, क्योंकि आपके अटल जी से अच्छे संबंध रहे थे। अब हम बात इसी समय की करते हैं, क्योंकि बीजेपी आज मोदी और शाह की जोड़ी पर खड़ी है। आपकी नज़र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? जैसा अटल जी का मैंने कहा जी जी कि मैं जिस जिले से आता हूं, महाराष्ट्र से अहिल्यानगर, उस जिले में 1957 में जनसंघ की स्थापना करने के लिए बेलापुर नाम के गांव में अटल जी आए थे जी। और उनको ट्रेन से वापस जाना था जी जी। वो स्टेशन तक पहुंचने तक ट्रेन निकलने वाली थी जी। अब क्या करें? और उस समय के जनसंघ के पास जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक कार्यकर्ता ने अपने सीट पर डबल सीट बिठाकर अगले स्टेशन तक उनको पड़ेगांव नाम के स्टेशन पर लेकर छोड़ा जी। यह अटल जी के ध्यान में था। और 1971 में वो जब जिले में आए तो सब वो बेलापुर के लोग गए, हमारे गांव की स्थापना आपने की है। तो बोले भाई वो साइकिल वाला कहाँ है, आज भी डबल सीट बैठना है। अब ये अटल जी थे। ऐसे ही हमारे आडवाणी जी के साथ जनसंदेश यात्रा में 40 दिन साथ में प्रवास करने का मुझे मौका मिला जी। इतना धीर गंभीर स्थिर, पर बैठकों में हंसी मजाक में रुचि रखने वाले, खाने पीने में इतना संयमित, बोलने में संयमित, और हर दिन का प्लानिंग पहले करने वाले, प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। कौन से मंच पर कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन से प्रदेश में हमारा प्रवेश जा रहा है, उसका डिटेलिंग में इंटरेस्ट लेकर पार्टी की कितनी माइन्यूट बातों पर सोचा जाता है, ये मैंने उनके साथ देखा जी। जेटली जी का ऑफिस तो हमारे साथ वाले 9 अशोका रोड में ही रहता था जी। जेटली जी का जिस प्रकार का ग्रास्पिंग था
कि कोई सामान्य कार्यकर्ता को मैंने काम के लिए उनके पास भेजा तो 1 सेकंड के अंदर वो कागज देख के उनके ध्यान में आ जाता था कि इसका काम क्या है और उसका समाधान के लिए वो स्टेप उठाते थे। कई बार कार्यकर्ताओं को ये भी लगता था कि अरे हमारा कागज देखा ही नहीं, पर उनका जिस प्रकार का डिसीजन मेकिंग और ग्रास्पिंग था तो उसकी तोड़ नहीं। कई जब डायलेमा तैयार होता था क्या करना चाहिए तो जिनके पास सलाह के लिए जाया जाता है ऐसी सुषमा जी का व्यक्तित्व था। कोई भी विषय पर सर्वांगीण दृष्टि से सोचना और सामने आए हुए कार्यकर्ता की पहले चिंता करना, वो जिस काम के लिए आया है वो पहले ही सोचकर उसका जवाब तैयार रखना, इतनी बड़ी विशेषताएं इन सब नेताओं के पास थी। पर्रिकर जी को भी मैंने बहुत डाउन टू अर्थ देखा है। जब वो मुख्यमंत्री थे और हमारी गोवा में बैठक थी तो वो रिसीव करने आए, तो गोवा के रास्ते छोटे हैं। मैंने एक बार देखा 2 सत्रों के बीच में जब समय था तो पर्रिकर जी एक हाथ में मोबाइल से बात कर रहे और एक बूढ़ी को रास्ता क्रॉस करना था, उसको हाथ देकर वो रास्ता क्रॉस कराए। मैं देख रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मुख्यमंत्री इस प्रकार का काम कर रहा है। तो मैं रास्ता क्रॉस करके उस बुढ़िया के पास गया, बोला आपको मालूम है कि आपको जिसने रास्ता क्रॉस कराया वो कौन है? यस आई नो, ही इज माई सीएम। उसके लिए ये इतनी नेचुरल बात थी। ऐसे नेताओं का बहुत बड़ा एक परिपाटी इस पार्टी में रही है और उसका रिकॉग्निशन के कारण ये कार्यकर्ताओं का फौज तैयार हुआ है और उसी के बलबूते पर, उसी पुण्याई पर आज ये पार्टी चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया बात आपने ऐसे ऐसे लोगों का जिक्र कर दिया कि मनोहर पर्रिकर हमारे लिए सब जानते हैं कि मनोहर पर्रिकर बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत दिलों पे राज करते थे। उनका एक स्थान भी आज लोग भूल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बहुत सच्चे लीडर थे वो। तो जैसे आपने जिक्र किया मतलब मनोहर पर्रिकर का, बहुत अच्छी बात। अटल जी को तो सब जानते हैं, आपने मनोहर पर्रिकर उनको भी याद करके बहुत अच्छा है कि कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं है कि भूल जाना चाहिए। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन लोगों को उनकी स्मृतियों में हमेशा याद रहेंगे। वो उनका एक ऐसे छोटे छोटे मुद्दे ही लोगों को टच करते हैं हमेशा मनोहर पर्रिकर के। अमित शाह जी के जीवन का एक विषय ध्यान में आ रहा है मुझे। जब ट्रंप देश में आए थे जी और शाहीन बाग का सब चल रहा था दंगा, जी बिल्कुल, ये तो हमें भी ऊपर से आदेश थे कि ट्रंप देश से बाहर जाने तक सब कार्यकर्ताओं को कि वो शांति से रहे, कोई रिएक्शन नहीं देना है और जैसा है वो देखना है। पर जब हमले ज्यादा होने लग गए, हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे, हमें रुका नहीं गया और उसी दिन हम अमित भाई का हमने टाइम मांगा, हम कई कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर पहुंच गए। उनको सब जो ब्यौरा हमने दिया तो उनको शाम को राष्ट्रपति भवन में डिनर पे जाना था। वो सुनकर 1 सेकंड में उनका निर्णय हुआ कि आज मैं डिनर में नहीं जाऊंगा। हमारे सामने उन्होंने मोदी जी को फोन कर कर न जाने की अनुमति मांगी कि बोले मुझे दिल्ली में रहना पड़ रहा है, दिल्ली में मैं व्यस्त हूं तो मैं नहीं आऊंगा। और मैंने देखा और हमें कहा, हम शाम को 6 बजे उनके घर पे थे, रात को 12 बजे तक सब बातें ठीक हो गई, तो अगर कोई समस्या बची तो 1 बजे मेरे घर पे आना। तो ऐसा नेता जो इतना कठोर के रूप में लोगों के मन में इमेज है, वो इतना संवेदनशील होता है और अपनी प्रायोरिटी तय करता है। ट्रंप के भोजन में मैं नहीं जाऊंगा, ये करने में उनको टाइम नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नेताओं की निर्णय क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता, समय के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार समय का आकलन करने की क्षमता, ये सब बड़े बड़े गुण ये लोगों में है, इसलिए देश आज तरक्की कर रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल बात कही और एक बात आपने सच्चाई की जड़ से भी कही कि जैसे मैंने सवाल पहला किया था उसका जवाब भी अब दिया है आपने कि मैंने पूछा था कि मोदी और शाह की जोड़ी, तो मुझे अब भी आपकी बातों से भी समझ में आता है और लोग भी बताते हैं, जो सुनने में आता है कि मोदी जी अगर फैक्ट कहीं कुछ देखते हैं तो शाह साहब भी पीछे से कहीं ना कहीं इतनी मजबूती से स्ट्रक्चर को रखते हैं, ध्यान में केंद्रित रखते हैं कि कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए। यही दोनों की जोड़ी का एक एंगल है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल अगर समझ में आया जाए। अगर इस समय पे क्या है, थोड़ा सा एक तीखा सवाल है क्योंकि रीज़न क्या है, आजकल के जो आलोचक हैं, यानी बहुत सारे आजकल मीडिया वाले हो गए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े व्यूज़ खींचने के लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं और एक विचारधारा से हटके हमेशा क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है कि जो बहुत सारे व्यूज़ होते हैं या जो ज़्यादा रील्स वायरल होती हैं, ये जो देखते हैं वो वायरल होती है आलोचक, यानी कि वो एंटी चीज़ बोलेगा तब उसके ज़्यादा वायरल होते हैं, ये लोग मानते हैं। बट हम उस विचारधारा से क्या, हमें इस चीज़ से कोई, क्योंकि हमें व्यूअर्स नहीं, हमें एक्चुअली सच्चाई दिखानी है, क्योंकि हमारे शो का नाम ही दी डेमोक्रेसी है। तो हम सच्चाई, क्योंकि हमारी टैगलाइन भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो हम इन चीज़ों से हटके एक, लेकिन आलोचक जो बकते हैं मतलब बोलते हैं, उनकी वजह से मैं एक सवाल है कि आलोचक कहते हैं कि बीजेपी अब संगठन की पार्टी नहीं रही बल्कि मोदी जी के चेहरे पर टिकी पार्टी बन गई है, क्योंकि वो हर समय कहीं ना कहीं एजेंडा मोदी जी पे ले जाते हैं। क्या ये सच है? ऐसा है
14 के चुनाव में भी हो, उसके बाद के भी चुनाव में, उसके पहले तक देश के चुनाव का एजेंडा था करप्शन, देश की अव्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सब बातों का जिक्र आज खत्म हो गया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट 2014 से लेकर आज तक है कि इसकी चर्चा ही लोग करना पसंद नहीं करते, कि इस प्रकार के विषय रहे ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा एजेंडा इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में डाइवर्ट करके इस पर लाना, और कौन सा ऐसा मुद्दा रहा मुझे बताइए, इस सरकार के कार्यकाल में कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके बारे में सोचा नहीं गया? देश का रोजगार का विषय हो, जीडीपी का विषय हो, आम आदमी के रहन सहन का विषय हो, सामान्य देहात वालों का हो या स्मार्ट सिटी में रहने वाला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो या प्लेन का हो, इन सब बातों पे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना नेशनल हाईवे, इन सब बातों के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो निश्चित रूप से लगता है कि ऐसे नेता जब देश में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, एग्जीक्यूट करने की ताकत रखते हैं और उसका फॉलोअप करते हैं, इसलिए इस प्रकार की अचीवमेंट्स आज हमें दिख रही है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट देश के लिए है। जहां तक कार्य पद्धति के लिए कई बार लोग चर्चा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके रिजल्ट मिलते हैं, जिसका परफॉर्मेंस दिखता है, वो कार्य पद्धति सबसे अच्छी है। अब हर बात में आलोचकों को तो कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहेगा, तो उसके पास हम ध्यान कम देते हैं, और पूरी देश की जनता ये जानती है इतना बड़ा विकास आज तक किसी भी कार्यकाल में नहीं हुआ था। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि मोदी जी पे जिक्र था। आलोचकों के लिए एक करारा जवाब है, आलोचकों के लिए सवाल है। आलोचकों का क्या सवाल होता है? एक्चुअली ये व्यूअर्स का सवाल होता है। व्यूअर्स के मन में ये लोग क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं। खैर ठीक है, आज के समय पे, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली की राजनीति को आपने बहुत समय से देखा है। दिल्ली में इस समय लगातार, जैसे आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उनके जितने भी मंत्री से लेकर सीएम तक सभी ने जेल की हवा खाई थी। खैर फिलहाल में दिल्ली की रणनीति चेंज होती है, राजनीति चेंज होती है, और इस समय आपकी दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है। तो आप महिला, यानी कि महिला मुख्यमंत्री भी आपकी पहले राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के अंदर सुषमा जी के बाद, मतलब या उस दौरान पर अगर देखा जाए तो एक महिला नेत्री के हिसाब से एक संग अचानक महिला कैंडिडेट को दिल्ली का सीएम बनाना, उनके नेतृत्व में ऐसा क्या जाना कि दिल्ली के अंदर एक महिला कैंडिडेट को लाके, जो बहुत सारे नाम अटकलें चली थी, अचानक दिल्ली का सीएम। और इस समय दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के विकास में किस तरीके से देख रहे हैं आप? महिलाओं के बारे में किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा सोचा होगा तो वो हमारी पार्टी है जी। जनसंघ के भी संविधान में ऐसा था, जब तक उनके वो 7 लोगों में एक महिला नहीं होगी तो उस स्थानीय समिति को हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे जी। तो आज तक महिलाओं को पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में आरक्षण देने का कानून पारित करने का रेजोल्यूशन बिल हमारे कार्यकाल में हुआ जी। महिलाओं को मुद्रा बैंक में प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके नाम से प्रॉपर्टी ली तो उसका टैक्स कम होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर ट्रांसफर होता है तो महिलाओं के अकाउंट में जाने दो जी। जहां जहां भी महिलाओं को प्रायोरिटी दे सकते हैं वो हमारी पार्टी ने कार्यक्रमों में भी दी है, विकास के काम में भी दी है। जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में भी हमारे सभी पदाधिकारियों में महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए विशेष प्रावधान हमने किया, नहीं तो ये लोग तो राजनीति में मुख्य प्रवाह में आ ही नहीं सकते, तो वो हमने किया। वही है मुख्यमंत्री के बारे में। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली की जनता तो फ्रस्ट्रेशन में थी, नाराज थी, वैफल्यग्रस्त थी, वो एक अच्छे अल्टरनेट के रूप में देख रही थी। दिल्ली हमारा पुराना से गढ़ रहा है। मैं जब प्रभारी था तब भी कारपोरेशन हमारे पास थी, एमसीडी हमारे पास थी, 7 की 7 सीटें हम जीत रहे थे। जहां तक विधानसभा का सवाल था तो विधानसभा में, असेंबली में हम नहीं थे। अब वो ही परिवर्तन हो गया। दिल्ली की, देश की जनता को ध्यान में आ गया कि अरे गलत हाथों में दिल्ली जाने से उसका क्या नुकसान होता है, वो दिल्ली ने भुगता है। और सचमुच में 10 साल में दिल्ली में एक भी रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। रोडों की स्थिति हमने देखी है, एक भी नया स्कूल कॉलेज नहीं हुआ। और जिस प्रकार के करप्शन के मामले आए कि एकाध मंत्रिमंडल के इतने लोग एक ही कार्यकाल में जेल में जाना, इसका उच्चांक प्रस्तापित हो गया। तो वो सब लोगों के सामने आज वो करने की बात नहीं है। आज उनको अल्टरनेट के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी को सोचा है, और आज जिस प्रकार की मंत्रियों की भी टीम हमने दी है और नेतृत्व रेखा गुप्ता जी कर रही है। रेखा जी भी 93 से विद्यार्थी परिषद के काम से सतत सक्रिय रह के, कभी निगम पार्षद रही, कभी ये भी चुनाव लड़े, जनता से जुड़ी हुई नेता है। इसलिए जनता की समस्याओं के उनको समझ है और उस पर काम करने का उनका एज भी है और क्षमता भी है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नेतृत्व जब आता है और कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जब काम करता है तो निश्चित रूप से विकास होता है। एलजी के माध्यम से भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन उनको मिलता है और केंद्र का विशेष ध्यान है। नहीं तो दिल्ली दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या, यहाँ के पानी, यहाँ की अस्वच्छता, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन, रोज का जाम होना और प्रदूषण, इतने बड़े चैलेंजेस लेकर पर मोदी जी के मन में है कि एक इंटरनेशनल सिटी, कैपिटल सिटी बनाने का मोदी जी का जो सपना है वो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे और केंद्र सरकार भी उसमें बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के मन में जो ठेस थी कि अरे दिल्ली पीछे गई है, वो निश्चित आगे आएगा और दिल्ली की जनता समाधान व्यक्त करेगी। इतना काम इस कार्यकाल में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने दिल्ली के सीएम को लेके। अच्छी बात है क्योंकि दिल्ली के अंदर क्योंकि एलजी का राज चलता है, तो इस समय सरकार भी आपकी, एलजी भी आपके हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा जो है अब दिल्ली की जनता को मिलने जा रहा है और दिल्ली की जनता को मिलेगा भी, क्योंकि रीज़न केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, एलजी भी आपके, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएँ नहीं खड़ी होंगी क्योंकि आपके पास राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है। राजनीति आपने बहुत जरे संगठन को बहुत मजबूत करने का भी काम किया है, क्योंकि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत मजबूती से देखते हुए आपने मतलब एक संगठन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं और बीजेपी से, जैसे आपने शुरू से बताया, अटल जी के समय से लेके आज तक आप हेडक्वार्टर प्रभारी, हेडक्वार्टर का जो इंचार्ज होता है जाहिर सी बात है कि उसको पूरे जो भी आपकी जहाँ जहाँ पार्टी है पूरे राज्यों में वो सब हेडक्वार्टर से कनेक्ट होते हैं और हेडक्वार्टर इंचार्ज के हाथ में सब कुछ दायरा होता है। अगर आज के समय पे आपको कोई एक ऐसा मौका मिले तो बीजेपी के संगठन के भीतर आप कौन सा सुधार तुरंत करेंगे? ऐसा है जैसे जैसे पार्टी बड़ी हुई है जी, तो नए लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा हुआ है। जी, तो हमारे सामने ये चैलेंज है, हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता, इनका सामंजस्य बैठना और आपसी, ऐसा है जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे मैदान में, वो आज एक ही पार्टी में आ चुके हैं। तो हमें भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा उनको एब्सॉर्ब करने के लिए, उनको भी बड़े मन से नए ढंग से सोचना पड़ेगा कि जिनसे कल लड़ाई कर रहे थे उसी पार्टी में हम जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको केवल व्यक्तिगत लड़ाई या एक कुर्सी की लड़ाई ना समझकर जिस विचारधारा की ये पार्टी है उस विचारधारा को ज्यादा स्ट्रांग करना, जो नए आए उनका स्वागत करके और जो पुराने हैं उनको रखकर इसका सामंजस्य बिठाना, ये पार्टी के पास बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले दिनों में ये हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, जिसके कारण विचारधारा, जिस विचारधारा के लिए इस पार्टी की शुरुआत 1951 में हुई थी और तब से लेकर आज तक जितने लोगों ने त्याग, तपस्या, बलिदान किया है, उनके बलिदान को न्याय देने का काम और जनता को आगे बढ़ाने का काम, आज जो देश राष्ट्र सर्वोपरि जो हमारा कल्पना है और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, वो हमारे परफॉर्मेंस के कारण बज रहा है। इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है, जनता का भी रोल है, नेता का भी रोल है और हमारी विजन का भी है। तो मुझे लगता है इस सब का कलेक्टिव परिणाम देश को आगे बढ़ाने में ले जाएगा। कोई आदमी विदेश जाता है तो उसको ध्यान में आता है वो देश के बारे में जिस आदर से हमारा आज उल्लेख हो रहा है। मोदी जी आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब बातें जिस प्रकार से आई है ये पार्टी के बलबूते के कारण, पार्टी के संगठन के कारण आई है। वही संगठन आने वाले दिनों में और मजबूत हो, ये हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो जाजू जी, आपने अपनी खुलकर बात रखी। बिहार चुनाव से लेकर यूपी की राजनीति और पीडीए जैसी चुनौतियों तक आपने हमें गहराई से समझाया। आपका इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बात कर रहे थे श्याम जाजू जी से, जिनका राजनीतिक अनुभव इतना बड़ा है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बहुत बड़ा उनका कद है पार्टी के अंदर, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, उनका नाम भी बहुत बड़ा है। हमारे जिस तरीके से उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया, उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार।